तो हेलो बच्चों, आज मेरा बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इस कारण मैं लाइव क्लास नहीं आ पाया मैथ का। तो सोचे हैं कि घर बैठे क्या करें। कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो 2020 का क्वेश्चन बैंक का है, हिस्ट्री का है, जो कि मैं आज आप लोग के सामने ये क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ। और इसमें सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी कि इतिहास और ज्योग्राफी भी होगा। तो मैं धीरे धीरे सारा क्वेश्चन दूंगा और आप एक बार कम से कम इसे देख जाए और याद कर ले। ठीक है, याद तो ज़रूर करना पड़ेगा। मैं इसके बारे में चैप्टर बाई चैप्टर भी आपको समझा दूंगा और आपको पूरा इसके अंदर का जो भी अंतर बात है क्या है कहानी में, सारा कहानी आपको पता चल जाएगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है, भला है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो इस पे देखिए दोनों का भूमिका, यानी कि दोनों आदमी जो था ऑस्ट्रिया तथा इटली के एकीकरण में, मतलब कि वह एकीकरण होना चाहता था, मतलब कि दोनों आदमी एक होना चाहता था। तो इसमें ना ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। ऑस्ट्रिया मतलब कि अपने भूमिका क्या अदा किया, मतलब कि अपने आप को क्या दर्शाया इटली और जर्मनी के सामने। तो देखिए ये दिया गया है, आंसर क्या है कि इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुआ। शर्त का मतलब बाजी लगना है ना, शर्त पर हुआ, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। प्रांतों का मतलब समझते बाबू, प्रांत का मतलब वो जगह होता है, मतलब कि जगह को हथिया लेना, अपने अधीन कर लेना। तो क्या था उस प्रांत पे जो ना कह रहा है कि क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर, जगहों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, यानी कि वो अपना अधिकार उस पर चलाता था तथा हस्तक्षेप था। हाँ, वो जो चाहता था उस प्रकार से अपना चलाना चाहता था। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। ऑस्ट्रिया और इटली जो था, ये दोनों आदमी मिल करके अगर इसको हटाता है, मतलब कि अलग करता है ऑस्ट्रिया को, उसके बाद जर्मनी और इटली दोनों एक हो पाएगा। ठीक है, संभव था। दोनों राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया को बाहर कर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली, यानी कि विदेश से कुछ मदद मांगा जिससे कि ऑस्ट्रिया को हटाया जाए, और उसे मदद भी मिला और वह अंततः ऑस्ट्रिया को हटा भी दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। ये दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो देखिए जी बाबू, इसमें जो होगा ये दांडी यात्रा जो है ये क्या है, इसके बारे में देखेंगे और जानेंगे रखेंगे। आइए, कह रहा कि दांडी यात्रा का उद्देश्य था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना तथा ब्रिटिश कानून के भय को भारतीय जनता के अंदर से निकालना। देखिए बाबू, देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही शॉर्ट बनाया है ना, ये बहुत ही शॉर्ट बनाया है, बट इसको हम समझा देते हैं। यहाँ पे दिया है क्या कि दांडी यात्रा का उद्देश्य था, मतलब कि उसका उद्देश्य जो था, उसका कहने का अर्थ था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना, मतलब कि नमक कहाँ, मतलब कि समुद्र पे ही बनता है, समुद्र के पानी से ही बनता है, और उसी के पानी से वह अपना कानून को बनाया और उल्लंघन किया। उल्लंघन का मतलब जानते हैं ना, उल्लंघन का मतलब होता है कि नियम के खिलाफ करना तथा ब्रिटिश कानून के भय को भारतीय जनता के अंदर से निकालना। और इस तरह के ब्रिटिश जो था, यानी कि ब्रिटिश अंग्रेज को हम कहते हैं, तो ब्रिटिश था ना, वह भारत पे अपना आधिपत्य जमाया था, यानी कि भारत के सत्ता पर अपना अधिकार जमाया था। तो भारत के सत्ता पर जब अपना अधिकार जमाया था, तो भारतीय व्यक्ति जो था वो भी तो सोचता था कि भारत तो मेरी है, तो भारत मेरी है तो इस पे मेरा अधिकार होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ तो किसी और का भी अधिकार था, तो अधिकार को अपना पाने के लिए भारतीय व्यक्ति एक कानून के जरिए यहाँ से अंग्रेज को भगाना चाहता था।
तो इसका आंसर समाप्त हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, टिप्पणी दे। मतलब कि इसके बारे में कुछ बताना है, टिप्पणी करना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर है कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया। यानी कि असहयोग आंदोलन जो चलाना था, इसके लिए सबसे पहले एक निर्णय लिया गया। कलकत्ता शहर यानी कि भारत के राज्य कलकत्ता जो है, यानी कि बंगाल जो राज्य है उसमें कलकत्ता शहर है, उसमें सितंबर 1920 का यह मतलब कि यह निर्णय लिया गया कि यह सहयोग आंदोलन को किस प्रकार से चलाया जाए, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया, अर्थात इसका नेता जो थे वह गांधी जी बने, ठीक है, वह गांधी जी बने, है ना। इसका नेता वह गांधी जी बने। यह प्रथम जन आंदोलन था और भारत के लिए यह सबसे प्रथम जन आंदोलन था। जन का मतलब जानते हैं ना, व्यक्ति, यानी कि जन। हाँ, इस आंदोलन में मुख्य 3 कारण थे। इस आंदोलन में कितने कारण थे? मुख्य 3 कारण थे। कितना थे? मुख्य 3 कारण थे। तथा कारण थे खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार की बर्बाद कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, और अंततः स्वराज्य की प्राप्ति करना। मतलब कि अपना राज्य को अपने अधीन ले लेना, जो कि गुलाम बनाया था अंग्रेज लोग गुलाम बनाया था ना, तो वो अपने अधीन ले लेना चाहता था। सही भारतीय लोग, सही बात है कि अपने देश को कोई भी व्यक्ति अपना ही अधीन लेना चाहता है, मतलब कि उस पर अपना राज्य चलाना चाहता है। हाँ, अपनाया यानी कि क्या किया कि स्वराज को अपना करना। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रमों को अपनाया गया। एक था, क्या था? एक जो था प्रस्तावित कार्यक्रम तथा दूसरा रचनात्मक कार्यक्रम, ठीक है। कुछ रचना भी करके, रचना यानी कि कला करके मतलब कि बताने का प्रयास किया। देखते हैं कि इशारों में कोई चीज़ का बात हो जाता है। और एक प्रस्तावित यानी कि एक प्रस्तावित यानी कि कुछ पत्र लिखा गया, कुछ प्रस्तावना के सहारे यहाँ से अंग्रेज लोग को भगाना चाह रहे थे भारतीय व्यक्ति, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आता होगा। चलते नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका का किस तरह प्रभावित किया? आजीविका यानी कि उसका अपना समय जो व्यतीत कर रहे थे, उस आजीविका को यानी कि मनुष्य की आजीविका को किस तरह से भंग किया। आइए इसको हम समझते हैं अपने आंसर के माध्यम से। आंसर है, औद्योगिकरण के कारण घरेलू उद्योगों के मालिक अब मजदूर बन गए। यानी कि जिसका घर है ना, उसी को अब क्या बनाया गया? नौकर की समान बना दिया गया, है ना। यानी कि हम लोग इस भारतीय के बारे में बोल रहे हैं ना। उसके बाद है उन्हीं को नौकर बनाया। फिर कह रहा है कि इनकी आजीविका उद्योगपति किसको कहते हैं? जो बड़े व्यक्ति होते हैं, किसी के पास उद्योग धंधे होते हैं, यानी कि कोई बहुत ही धनीमान व्यक्ति होते हैं, उसी को उद्योगपति। अब देखिए, उद्योगपति के द्वारा दिए गए वेतन पर निर्भर थी। यानी कि जो बड़े व्यक्ति थे हमारे देश में, जो देश पे अधिकार था, हाँ, या उसके अधीन कोई व्यक्ति चलता था, उसी को उद्योगपति, यानी कि कुछ ज़्यादा पैसे लिखने वाले, ठीक है। तो ये कॉलिंग आ गया तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, उस समय इंग्लैंड में कानून मिल क्या था? मिल यानी कि मालिकों के समर्थन में था। यानी कि उस समय जो था, उस समय का कानून जो चल रहा था हमारे भारत पे, उस समय मिल मालिक के था। मिल मालिक थे, वह इंग्लैंड का था। मिल मालिक जो था ना, मिल मालिक, इसको मतलब कि जो होता है ना,
मालिक जो होता है, मिल मालिक, यानी कि उसमें क्या था कि अपना उद्योग धंधा बैठाया था और उसी के सहारे वो चलता था। औरतें एवं बच्चों से 16 से 18 घंटे तक काम लिया जाता था। बताइए तो ये गलत काम है ना। इस तरह की यातनाएं सहना पड़ता था अपने भारतीय व्यक्ति को। हाँ, मशीनों एवं यंत्रों के सामने घरेलू हस्त यानी कि हस्त निर्मित उद्योग का विकास संभव नहीं था, है ना। यह अपने हाथ से संभव था नहीं, अकेला संभव था, अकेला किसी से संभव नहीं होता है। इन्हीं कारखानों ने उन्हें बेरोजगार बना दिया। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों का जीवन कष्ट में था। यानी कि जो भी व्यक्ति उस फैक्ट्री में काम करता था उसका जीवन बहुत ही कष्ट में था, बहुत ही ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता था। ठीक है ना बच्चों। अभी भी तबीयत खराब है, थोड़ा सा सर्दी बहुत ज़्यादा ही है। चलिए, कष्ट सहना पड़ता था। हाँ, औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका के साधनों को समाप्त कर दिया था। हाँ, इस दैनिक उपभोग की वस्तुओं को भी खरीदने की स्थिति में नहीं थे। मतलब कि इतना ना उसका स्थिति खराब हो गया था कि वह दैनिक मजदूरी अपने कमा के भी उस चीज़ को नहीं खरीद पाता था जो चीज़ उसको ज़रूरत था। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 4-4 5-5 क्वेश्चन ही देखेंगे सब सब्जेक्ट में, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गांव के कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलापों को विशेषताओं को दर्शाए। मतलब कि गांव में जैसा कृषक है, किसान है, उसके क्रियाकलापों को दर्शाना, यानी कि क्या क्या चीज़ वह करते हैं उसके बारे में बताना। आइए, गांव के कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता थी कि गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा होता है। सही बात है। हमारे भारत के जितने भी नागरिक हैं उसमें से 70% व्यक्ति आपको किसान मिलेंगे। ठीक है, किसान मिलेंगे। तो सही स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ के अधिकतर व्यक्ति किसान हैं, तो अपने खेती से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पादन ही होती है। यानी कि यहाँ पे अधिकांश वस्तुएं जो हैं वह व्यक्ति भी जो है वह कृषि कार्य करते हैं और अनेक वस्तु कृषि से ही प्राप्त होते हैं, जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। गांव की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की धारणा पर आधारित है। ठीक है बाबू। तो ये आपके क्वेश्चन बैंक का कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, पीछे का है, 2020 का है, 2021 का भी दे देंगे। तो ये क्वेश्चन था और इसे बहुत ही अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा से याद हो जाएगा। तो आप लोग से एक गुजारिश है कि बाबू क्वेश्चन आंसर याद करने से पहले एक बार कहानी को ज़रूर पढ़ ले। ठीक है, तो गुड बाय।